रायपुर के बहुचर्चित स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने स्काई वॉक के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 37 करोड़ की राशि स्वीकृत कर ली है। रमन सरकार में शुरू हुए स्काई वॉक निर्माण को भूपेश सरकार ने अनुपयोगी बताते हुए काम बंद कर दिया था। तब से ये ढांचा रायपुर से ऐसे ही अधूरा खड़ा हो गया था। ये रायपुर का स्काई वॉक है जो बीते 7 साल से अपने उद्धार का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब समय आ गया है कि अगले 10 महीने में इसे बनाकर जनता के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जब विकास विरोधी कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखता है कि जब हमारी विकास मुखी सरकार जब विकास के नए पैमाने के कीर्तिमान के तहत ट्रैफिक के लिए अलग अलग सड़कें बनाई ट्रैफिक प्रबंध के लिए, तो ये स्काई वॉक का बनना भी बहुत ज़रूरी था। पर अफसोस कांग्रेस पार्टी हमेशा से विकास विरोधी रहती है और हर विकास का विरोध करती है। तो ये उनका चेहरा उजागर हो गया है कि हम जब जब कोई विकास का काम करते हैं उसका विरोध करते हैं। और आज वापस स्काई वॉक अपने पुराने वैभव और गौरव को हासिल करेगा और जनता के लिए एक सुविधा की एक नई सौगात होगी। जिस कांग्रेस के शासनकाल में स्काई वॉक का निर्माण कार्य रोक दिया गया था, वो अभी भी इस स्काई वॉक को जनता के टैक्स की फिजूल खर्ची बता रही है। स्काई वॉक विवादित रहा है, राजधानी की जनता उसके खिलाफ रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग, सत्ता के अहंकार से ग्रसित लोग राजधानी की जनता के मांग के खिलाफ जाकर स्काई वॉक बनाना शुरू किया। शुरुआत में स्काई वॉक 37 करोड़ रुपए में टेंडर हुआ था और 1.5 महीने बाद उसकी राशि बढ़ाकर उसे 67 करोड़ रुपए कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने उस स्काई वॉक को लेकर जनमत संग्रह कराया था, तो जनता उस स्काई वॉक के खिलाफ रही है। उसको तोड़ने में भी भारी खर्चा आ रहा था, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उसे वही हाल पर छोड़ दिया था। और फिर भाजपा के एक सनकी विधायक की सनक को पूरा करने के लिए फिर उस स्काई वॉक पर 37 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस स्काई वॉक का निर्माण 2016-17 में शुरू हुआ था। स्काई वॉक के निर्माण की शुरुआती लागत 35 करोड़ रुपए थी। बाद में लागत बढ़ने पर 30 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड जारी किया गया। अब इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के 37 करोड़ की राशि फिर स्वीकृत की गई है, यानी स्काई वॉक की लागत 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो इसका काम रोक दिया गया। कांग्रेस सरकार ने स्काई वॉक की उपयोगिता के लिए सर्वे भी कराया था। उस वक्त इसे लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और अब 5 साल बाद कांग्रेस सरकार चली गई। अब बीजेपी सरकार ने बचे हुए निर्माण को पूरा करने के लिए फिर से राशि जारी की है। स्काई वॉक को लेकर शहर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाई इसकी जगह पे अगर आप ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जय स्तंभ से तेलीबांधा की तरफ फ्लाईओवर निकालते तो वो ज़्यादा उपयोगी रहता है। जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जिसको बाहर के बाहर निकलना है तो वो निकल जाता, वो उसकी उपयोगिता वहाँ होती ज़्यादा। यहाँ मेरे हिसाब से उपयोगिता है भी नहीं। और 7 साल में उसका स्ट्रक्चर जो अभी बंद पड़ा है वो भी अपने आप में डैमेज हुआ होगा। अभी बात आ रही है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात, वहाँ ओपिनियन मेरा मिक्स होता है, क्योंकि अब वो जर्जर स्थिति में है। उसको अब वापस से रीबिल्ड करने में फिर उतना ही कॉस्ट आएगा जितना पहले लगा था। तो इन टोटल देखा जाए तो उसकी कॉस्ट जितना एस्टिमेटेड वैल्यू था उससे ज़्यादा बढ़ चुका है वो। सर मेरे को लगता है कि उपयोगी नहीं है, बस वो एक आकर्षण का केंद्र बनाने के चक्कर में बनाया जा रहा है। जो कि पैदल चालक की बात करें तो आजकल कोई पैदल चलता नहीं है और ऑटो रिक्शा चल ही रही है। तो मेरे को लगता है कि वो बस एक आकर्षण का केंद्र बनाने के चक्कर में इसको दोबारा बनाया जा रहा है। सालों से अधूरा पड़ा स्काई वॉक 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होना था, लेकिन अब तक इसके निर्माण में 100 करोड़ रुपए लग चुके हैं। कांग्रेस लगातार इसके निर्माण पर सवाल उठाती रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इसके निर्माण से शहर की छवि में 4 चांद लग जाएंगे। लोगों की एक मिक्स प्रतिक्रियाएं हैं। लोगों का ये मानना है कि शहर में पैदल चलने वालों की संख्या जो है वो कम है, इसलिए स्काई वॉक उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं, उसकी जगह दूसरा कुछ भी होता। लेकिन अब जो रमन सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, राजेश मूणत जो उस समय पे तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनकी इच्छा थी। अब जब सरकार बदली है तो सरकार ने फैसला लिया है कि उसे दोबारा बनाया जाएगा और उसके लिए पैसा 37 करोड़ की राशि वो स्वीकृत कर दी गई है और 10 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करना है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तैनात डॉग रोलो अब इस दुनिया में नहीं है। ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए हैं। रोलो की सम्मान विदाई दी गई है। बम स्क्वाड की टीम के सदस्य रोलो ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान कई आईईडी को ढूंढ निकाला और जवानों की जान बचाई है। लेकिन ऑपरेशन के दौरान मधुमक्खियों ने रोलो और उसके हैंडलर पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान रोलो शहीद हो गए, जिसे सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को पक्ष रखने के लिए 19 मई तक का समय दिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की जुबान से निकले विवादित शब्द अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को भोपाल में विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और विजय शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। खास बात ये रही कि राज्यपाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस के सभी विधायक काले एप्रिन पहनकर पहुंचे थे। मंत्री विजय शाह के बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस का विधायक दल जो है वो राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी जो विधायक हैं उन्होंने काले एप्रन पहनकर रखे हैं। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि इन्होंने काले कपड़े पहने हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर निकले कांग्रेस विधायक राजभवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि राज्यपाल तत्काल सीएम से बात करें और विजय शाह पर कार्रवाई करने को कहें। हम सब विधायक यहाँ पर आज धरने पे बैठे हैं कि बर्खास्त की मांग करिए। राज्यपाल महोदय ने अब कहा है कि मैं बात करता हूँ। कब तक बात करेंगे? जब तक लोग धरने पे बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मैं बात करता हूँ। अब बात करके क्या निर्णय आएगा फिर हम लोग उठेंगे। हम लोग यहीं धरने पे बैठे। धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने मौके से उठाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस विधायकों के धरना खत्म नहीं करने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। देश की सेना के साथ नहीं है पुलिस। ये भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। ये देश की सेना के साथ नहीं है पुलिस। ये जो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस हो गई है, ये देश की सेना के साथ नहीं है, देश के जवानों के साथ नहीं है। देश की बात हो रही है, देश के जवानों के साथ नहीं है। हम आखिरी तक रहेंगे जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम मोहन यादव का भी बयान आया है। सीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में है और कांग्रेस कोर्ट से बढ़कर नहीं है। कांग्रेस कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं होगा। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ, हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ। एक तरफ हाईकोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दूसरी तरफ विजय शाह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में विजय शाह के वकील ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को 19 मई तक जवाब पेश करने का समय दिया है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। एमपी की डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए गए बयान पर विवाद हुआ है, जिसके बाद से देवड़ा ने एनडीटीवी पर अपने बयान पर सफाई दी है। जगदीश देवड़ा से बातचीत की मेरे सहयोगी आसिफ शेख और अनुराग द्वारी ने। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के एक बयान पर मीडिया के एक हिस्से में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। देवड़ा ने पाकिस्तान की जमीन पर भारत की कार्रवाई की बात करते हुए सेना के शौर्य को बयां किया।
इसके लिए उन्होंने पीएम का धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने सेना की चर्चा शुरू कर दी और कहा कि पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम देवड़ा ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। और खुद हमारे साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे पहले बात करें, उनका बयान आप सुनिए, फिर मैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी के पास जा रहा हूं। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो ये हमने आपको बयान सुनाया और इस वक्त डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। देवड़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि एक मीडिया के बड़े धड़े में बहुत कंफ्यूजन है आपके बयान को लेकर, तो ये कंफ्यूजन पैदा हुआ क्यों? मुझे लगता है कि गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है। मेरी भावना जो थी और जो मैंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया है सेना ने, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के को हम प्रणाम करते हैं और देश की सेना के चरणों में पूरे देश की जनता मैंने ये शब्द कहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। मैंने जो कहा है उसको बिल्कुल अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई देश की जनता हमारी भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये शब्द मैंने कहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। भाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का तो हम धन्यवाद करते ही हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरा देश काम कर रहा है, चल रहा है। लेकिन जो बात मैंने कही है वो भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक होने की बात मैंने कही है। देश की जनता उनके चरणों में मतलब उनने आशय, वो गलत आशय ले रहे हैं। उनके चरणों में मतलब भारत देश की सेना के चरणों में। अब उनका सोच, मुझे लगता है कि वो या तो जो लोग कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो विचलित हो रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को और अनर्गल इस प्रकार की बात करके वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। मुझे भी बड़ी, जब इस प्रकार की बात मैंने जब सुनी, मेरे सामने आई, तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ और ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आपको लग रहा है कि अगर वाक्य थोड़ा सा और स्पष्ट होता, थोड़ा सा और साफ होता तो इस कंफ्यूजन की जगह ही नहीं बचती? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट था। सोचने का जो तरीका है वो अलग अलग है। उनकी जैसी भावना है, जिन लोगों ने जैसा सोचा होगा वैसी उनकी भावना है। लेकिन मेरी जो भावना थी, मेरी भावना यही थी जी, नतमस्तक है, भारत की जनता नतमस्तक है, प्रणाम करती है और हम करते हैं, मैं भी करता हूं। सारे देश की जनता उनके चरणों में प्रणाम करती है। उनके चरणों में मतलब भारत की सेना के चरणों में। इसको समझना चाहिए। अब वो गलत तरीके से उनका सोच ही गलत है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जी, जगदीश सर, मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी जुड़े हुए हैं। अगला सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। अनुराग सर। जगदीश भाई नमस्कार। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो हबीब तनवीर साहब गौरव हैं ही, देश और दुनिया के लिए भी हैं। तो जब एक बार रंगमंडल में उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका था विभा मिश्रा जी ने, पूर्व रंगकर्मी ने, तो हबीब साहब ने उनको पाइप निकाल कर कहा कि आपको तो मुझे जूते मारने चाहिए। तो सारे कलाकार उद्वेलित हो गए। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं? तो हबीब साहब ने रुकते हुए कहा ठीक ही तो कह रहा हूँ, मैं अगर इतना बुरा हूँ तो आपको तो मुझे
जूते मारने चाहिए। तो कहीं आपको लगता है कि एक छोटा सा जो पॉज अगर आपने नतमस्तक के बाद ले लिया होता, थोड़ी रुक गए होते 2 सेकंड के लिए, तो शायद वो वाक्य ठीक से चला गया होता। आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं थी, लेकिन शायद उस पॉज की वजह से ये गलतफहमी हुई। चाहता हूँ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी भावना बिल्कुल नहीं इस प्रकार की जो जैसा वो सोचा जा रहा है। उनके चरणों में मतलब भारत की सेना के चरणों में। अब ये समझना चाहिए जो उनका सोच कुछ अलग है, तो अब मैं उसका क्या कर सकता हूं। मेरी भावना बता दी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भले ही अपने बयान का सही मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने एक सुर में डिप्टी सीएम को उनकी तरफ सियासी बानों की बौछार कर दी है। कांग्रेस ने जगदीश देवड़ा के बयान को सीधा सीधा सेना का अपमान बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कार्यक्रम में कि तीनों सेनाएं, उनके सैनिक मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हूं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछना चाहता हूं, क्या उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी रफाइल में बैठ के हमला करने गए थे क्या, या बॉर्डर पे खड़े हुए थे? ये सेना का अपमान है। सेना के शौर्य, उसके पराक्रम और उसने जो भी त्याग और बलिदान किया है, ये उसका अपमान है। और ये बयान लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग लगातार देश की बेटी और देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से अपमान हो रहा है, उसी श्रेणी में फिर से जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरीके से बोला है कि सारी सेनाएं नरेंद्र मोदी जी के सामने नतमस्तक है, ये बताता है कि भारतीय सेना का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी उनके नेता कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है और बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या विजय शाह पर कार्रवाई ना करके और एक दूसरे नेता से फिर ये बयान दिलवा करके लगातार जानबूझकर सेना का अपमान किया जा रहा है। क्या इस मामले में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई संज्ञान लेगा? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। सरकारी कामों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है, खासतौर पर सड़क निर्माण जैसे मामलों में। लेकिन मैयर से सड़क निर्माण के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप सोचेंगे कि क्या सड़क निर्माण से जुड़ा इंजीनियर इस तरीके से लापरवाही भी कर सकता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश में बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं। सड़कें, पुल बनाने में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक उदाहरण पेश किए जा रहे हैं और विकास की इस दौड़ में सबसे आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के होनहार इंजीनियरों ने ये नायाब नमूना पेश किया है। बताइए, देखा है कभी ऐसा कुछ? सोचिए कितना दिमाग लगाया गया होगा, कितनी तरकीबें लगाई गई होंगी। अपने जीवन भर के अनुभव का निचोड़ निकालकर किसी महान इंजीनियर ने यह पेश किया है। ये हैंडपंप खुद को कितना खुशकिस्मत समझ रहा होगा। विकास की रफ्तार इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, लेकिन बीच सड़क पर खड़े इस हैंडपंप ने रफ्तार के कितने दीवानों को अस्पताल पहुंचा दिया होगा। धन्य है इस सड़क को बनाने वाले इंजीनियर्स और धन्य है मध्य प्रदेश का रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भैंसराहा से जिगना तक बनाई जाने वाली ये डामरीकृत सड़क पर बीच सड़क पर हैंडपंप होने के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से, आप देखिए कि जो एमपीआरडीसी के इंजीनियर हैं उन्होंने ठेकेदार के साथ मिल करके और किस प्रकार से सड़क का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर ये हैंडपंप है और ये हैंडपंप अब किसी भी स्थिति पर ये काम का नहीं है और ये बीच सड़क पे होने के कारण इस पे लगातार हादसे हो रहे हैं। एमपी में अमेरिका से भी बेहतर सड़कें कैसे बनती हैं देखना है तो कभी मैहर चले आइएगा। इस हैंडपंप के आसपास सड़क बन जाने से ग्रामीण भी खफा हैं, क्योंकि इलाके में पीने के पानी के लिए एकमात्र यही सहारा था। ग्रामीणों का कहना है कि कम से कम बाल्टी रखने की जगह तो छोड़ देते। हैंडपंप चालू स्थिति में है? चालू स्थिति में है सर जी। ये चालू स्थिति में अब बताइए, हम लोग आदिवासी मोहल्ला के हैं तो कैसे पानी पिएंगे बताइए। ये बीच रोड में कर दिया, बोले कि हम इसको दूसरा हैंडपंप देंगे खोद के, तब इसको उखाड़ देंगे। ना तो हैंडपंप उखाड़े, हादसा हो रही है और ना हम लोग पानी मिल रहा। समस्या बड़ी है और कारण साफ।
सड़क निर्माण के लिए हैंडपंप हटाते तो निर्माण कंपनी को कहीं और हैंडपंप लगाना पड़ता। खर्चा बचाने के चक्कर में हैंडपंप बीच सड़क में ही छोड़ दिया गया। अब ग्रामीण अपनी जाने। कैसे ऐसे आए दिन हादसे होते होंगे? होते हैं। मैं भी एक दिन यहीं से क्रॉस हुआ था तो मेरी मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट होते होते हमने बचे और तभी आदिवासी लोग भी यहाँ के आ गए सामने और वो भी बताए कि सर इसमें मैं केवल पूरे मोहल्ले के लोग, एक हैंडपंप था, इसमें हम लोग पानी पीते थे, लेकिन एमपीआरडीसी के इंजीनियर और ठेकेदार मिल के इसको आधा दबा दिए, आधा बचा, तो इसमें हम पानी भर नहीं सकते। निवेदन भी किया गया कि भाई कोई दूसरा हैंडपंप हमारे लिए खनन करके दिया जाए, लेकिन वो उन्होंने आज काल करके टाल दिया, अपनी रोड बना के यहाँ से लापता हो गया। इंजीनियरों के इस कमाल की जानकारी शायद अधिकारियों को नहीं लगी, वरना इस कलाकृति के लिए अब तक कई सम्मान प्राप्त हो जाते। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गोविंदगढ़ और रामनगर के बीच में रोड निर्माण हो चुका है, किंतु हैंडपंप नहीं हटा है। चूँकि ये रोड के बीचों बीच हैंडपंप लगा है, ये कभी भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने संबंधित एजेंसी को ये निर्देशित कर दिया है कि वो हैंडपंप तत्काल लगवा दें। लेकिन अब सम्मान पाने वाले अधिकारियों को तलब करने की तैयारी कर ली गई है। लगता है इस हैंडपंप को निकालने के लिए अब सनी देओल साहब को तारा सिंह का रूप धरना ही होगा, तभी इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना यहाँ से हट पाएगा। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जो एमपीआरडीसी के होनहार इंजीनियर हैं, उनकी जो ये सड़क है किस प्रकार से बनवाई गई है और किस प्रकार से इस हैंडपंप को यहीं पर बीच सड़क पर छोड़ दिया गया है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। और इस हैंडपंप के रोड पर होने के कारण ग्रामीणों को पानी की समस्याएं भी हो रही हैं और लोग काफी परेशान हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जो एमपीआरडीसी के इतने होनहार इंजीनियर हैं, जिन्होंने ये अजब गजब कारनामा कर दिखाया है, उन पर विभाग क्या कार्रवाई करता है और उन पर क्या कार्रवाई होती है और कब तक ग्रामीणों को पानी मिल पाता है।